हाय गाइस। सो आफ्टर जुलाई 2024 यानी ऑलमोस्ट 7 मंथ्स के बाद हमें इंडियन मार्केट्स में 6 कंसेक्यूटिव डेज एफआईज के थ्रू बाइंग देखने को मिली। एंड व्हेन एवरीवन हैज स्टार्टेड बिलीविंग दैट दिस कुड बी द स्टार्टिंग ऑफ द रिवर्सल ऑफ इंडियन मार्केट्स, वहीं हमें इस मंथ के लास्ट ट्रेडिंग डे में एफआईज के थ्रू वापस से एक सेलिंग देखने को मिल गई। और वहीं अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को भी देखो तो इस पूरी बाइंग के चलते जहां हमारे निफ्टी में एक रिवर्सल हमें देखने को मिला, वहीं हमें ये भी चीज देखने को मिली कि जो हमारा 23,800 का लेवल था, जो कि निफ्टी 50 का एक लॉन्ग टर्म का पहले सपोर्ट था, जो कि अभी एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को हमारा मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है और इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद वापस से हमारे मार्केट में थोड़ा हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीजों के चलते कुछ ऑब्वियस क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि जहां पर अभी एक वीक पहले तक हमारे मार्केट्स में कुछ एक्सपर्ट्स इस तरीके की बातें कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स तक हमारे मार्केट्स में हमें कोई भी रिटर्न देखने को ना मिले, फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इंडियन मार्केट में हमें एफआईज की इतनी बाइंग देखने को मिल गई। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये एफआईज की बाइंग आई भी है तो क्या ये एक शॉर्ट टर्म बाइंग है जो कि रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए है, या फिर आगे यहां से ये बाइंग और भी हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, और वो कौन से ऐसे की पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए बिफोर यू पुट एनी बिग मनी इनटू द मार्केट्स। और थर्डली हम ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमें राइट नाउ अपनी अपनी इंडस्ट्री में लीडर देखने को मिल रहे हैं, प्लस उनमें वैल्यूएशन और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें काफी ज्यादा कंफर्ट देखने को मिल रहा है, बिकॉज यही वो काइंड ऑफ स्टॉक्स होंगे जिनमें अगर एफआईज इंडियन मार्केट्स में आते हैं तो वो सबसे पहले इन्हीं काइंड ऑफ स्टॉक्स में अपनी एंट्री बनाएंगे। बट बिफोर वी गो फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू, ये चीज आपको एक केवल आइडिया देने के लिए है कि जब भी किसी लॉन्ग करेक्शन के बाद फॉरेन इन्वेस्टर किसी मार्केट में वापस से एंटर होते हैं तो उस मार्केट में वो किसी भी स्टॉक में क्या चीज आइडेंटिफाई करते हैं बिफोर दे एंटर इन देम। सो प्लीज इस चीज को किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपना 5 सेकंड देके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट पॉइंट, इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूएस मार्केट्स को समझने से, बिकॉज राइट नाउ इंडियन मार्केट्स में जो भी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, अब वो सोलली हमें यूएस मार्केट्स में जो टैरिफ वगैरह की अनाउंसमेंट होने वाली है 2 अप्रैल से, उसकी वजह से देखने को मिल रही है। और हमारे मार्केट्स में जो इकोनॉमिकली Q2 और Q3 के रिजल्ट्स काफी ज्यादा वीक आए, वो सारी चीजें मार्केट्स ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर ली है। तो यूएस मार्केट्स को अगर आप राइट नाउ देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में यानी 25 मार्च के बाद ही यूएस मार्केट्स के S&P 500 और नेस्डैक जैसे जो इंडेक्स हैं, ये ऑलमोस्ट 3.5 से 5% तक का फॉल दिखा चुके हैं। और इस पूरे फॉल के पीछे का रीजन है टैरिफ अनाउंसमेंट, जो कि 2 अप्रैल से होने वाला है। अब देखिए, अब से कुछ दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप सारी ही मेजर कंट्रीज को टैरिफ के नाम पे एक तरह से बुली कर रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि उनके इस एक्शन के चलते सारी कंट्रीज उनके हिसाब से चलेंगी। पर अब उनको ये चीज देखने को मिलने लगी है कि कंट्रीज लाइक यूरोप और कनाडा, उनके इन टैरिफ्स का रिटेलिएशन भी स्टार्ट कर दिया है, जहां पर कनाडा ने तो ये भी बोल दिया है कि जितनी भी मेजर एनर्जी सप्लाई वो करते हैं यूएस को, उन सारी एनर्जी पे वो किस तरह से टैरिफ लगा देंगे। अब अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे यूएस के सिटीजन्स को ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे और यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज होगा। अब इन सारी कंट्रीज के इस तरीके के स्टांस के चलते जो डोनाल्ड ट्रंप का पहले टैरिफ्स को लेके काफी ज्यादा हार्श स्टांस था, वो भी चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। जहां पर इंडिया के टैरिफ से रिलेटेड भी उन्होंने रिसेंटली बोला था कि इंडिया पे भी वो टैरिफ्स काफी ज्यादा मेजर्ड और काफी ज्यादा रीजनेबल तरीके से लगाएंगे, जिससे वो काफी ज्यादा हार्श ना हो इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टांस में चेंज हमें डोनाल्ड ट्रंप के देखने को मिल रहा है, ये हमें ऐसे ही देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि इसके पीछे की एक बहुत स्ट्रांग वजह है, और वो वजह है यूएस इकोनॉमी का वीकेन होना। जहां पर ऑलरेडी ऐसी न्यूज हमें देखने को मिलने लगी है कि आगे आने वाले टाइम में यूएस इकोनॉमी में रिसेशन के फियर्स इमर्ज होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जहां ऑलरेडी यूएस में जो वहां का हाउसिंग है वो काफी ज्यादा अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। लोगों के अमंग जो क्रेडिट कार्ड डेट्स हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, प्लस जो कंपनीज हायरिंग भी कर रही थी, उन कंपनीज के हायरिंग रेट में भी हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में मैं लास्ट कपल ऑफ मंथ से आपके साथ बार बार डिस्कशन कर रहा हूं, जिसने कि पास में यूएस में जितने भी रिसेशन हुए हैं उनको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया है, दैट इज यूएस यील्ड कर्व। ये यील्ड कर्व भी राइट नाउ हमें 0.34% पे देखने को मिल रहा है। एंड लेट मी टेल यू, जब मैंने आपके साथ लास्ट टाइम ये यील्ड कर्व डिस्कस किया था तब ये 0.20 के राउंड था, और जब भी ये यील्ड कर्व 0.5 से लेके 1% की ड्यूरेशन में आता है, उस ड्यूरेशन में भी यूएस में एक रिसेशन देखने को मिला है। अब इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि यूएस की इकोनॉमी में एक्चुअली में जो रिसेशन के फियर है वो सीरियस हो रहे हैं, जिस वजह से जिसका इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन आता है कि अगर यूएस की इकोनॉमी में इसके रिसेशन के फियर है और इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में भी पड़ेगा, तो फिर पिछले कुछ टाइम में अभी हमें एफआईज की ये बाइंग इंडियन मार्केट में सडनली क्यों देखने को मिली। अब देखिए, इसके पीछे के 2 मेजर रीजन है, जिसमें से अगर आप सबसे पहले रीजन की बात करो तो वो है यूएस का डॉलर इंडेक्स। तो यहाँ पर इस ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो ग्राफ है ये यूएस के डॉलर इंडेक्स का ग्राफ है। ये ग्राफ आपको जनवरी तक के मंथ में 109 तक पहुंचते हुए देखने को मिला था, बिकॉज इस ड्यूरेशन में जो यूएस डॉलर था वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथेड हमें देखने को मिल रहा था। एंड इसी ड्यूरेशन में आप देखोगे ये जो स्ट्रेंथ है हमें सितंबर के बाद से ही देखने को मिली,
और क्योंकि यूएस डॉलर जो कि वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है वो स्ट्रेंथन हो रही थी, इसलिए जो इमर्जिंग इकोनॉमीज की करेंसी है लाइक हमारी करेंसी, वो वीक भी हो रही थी और इसी वजह से हमारे इंडियन मार्केट में भी इतनी सेलिंग देखने को मिल रही थी। पर पिछले कुछ टाइम से यूएस का ये जो स्ट्रेंथ है ये काफी ज्यादा फॉल हुआ है, जिस वजह से वापस से जो पैसा है वो इंडियन मार्केट जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। सेकेंडली अगर आप एक और इंडेक्स को देखो जो कि यूएस का 10 ईयर्स का गवर्नमेंट बॉन्ड का इंडेक्स, तो इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि यूएस का जो 10 ईयर्स का गवर्नमेंट बॉन्ड है, इसकी यील्ड भी हमें लगातार फॉल होते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज ये यील्ड अब फॉल हो रही है और यूएस के सेफ एसेट में अब कम इंटरेस्ट मिल रहा है, इस वजह से ज्यादा इंटरेस्ट यानी ज्यादा रिटर्न्स के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो वापस से इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहे हैं। अब इसके बाद अगर आप सेकंड रीजन की बात करोगे तो थोड़ा अनयूजुअल रीजन है, जिसको कि मैं आपको निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पैटर्न के थ्रू समझाता हूँ। तो देखिए अगर आप निफ्टी फिफ्टी में लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न्स देखो, तो हमें -8% के राउंड के देखने को मिल रहे हैं। और वो भी तब अगर हम रिसेंट में अगर मार्केट में ये जो रैली है इसको कंसीडर करते हैं। बिकॉज अगर हम इसको कंसीडर ना करें तो निफ्टी फिफ्टी के जो ओवरऑल रिटर्न थे लास्ट 6 मंथ में वो हमें 13% के राउंड देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा अगर आप लास्ट 1 ईयर की रिटर्न देखोगे निफ्टी फिफ्टी की, तो अगेन अगर आप रिसेंट में जो मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिली है 13 मार्च के बाद, उसको हटा दो तो उसमें हमें लास्ट 1 ईयर में निफ्टी के जो ओवरऑल रिटर्न है इस पूरे ही करेक्शन के चलते 0% के राउंड देखने को मिल रहा है। अब ये जो सारे एफ होते हैं ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या फंड्स ही होते हैं, और इनको रन करने वाले भी कोई ना कोई फंड मैनेजर होता है। अब उसको पता है कि उसके जो सारे क्लाइंट्स हैं जिसके फंड के थ्रू इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उन्हें रिटर्न्स डिलीवर करने हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ्स में और लास्ट 1 ईयर में भी हमारे इंडियन मार्केट में जैसे मार्केट्स में हमें रिटर्न्स के मामले में एकदम फ्लैट ही ग्रोथ देखने को मिली। इस तरीके से अगर फ्लैट वो रिटर्न्स डिलीवर करेंगे अपने क्लाइंट्स को, तो कहीं ना कहीं उनकी जॉब पे ही बात आ जाती है, उनके फंड्स की क्वालिटी पे बात आ जाती है। बिकॉज जो भी सारे क्लाइंट्स होते हैं वो तो पास के रिटर्न किस तरीके से डिलीवर करता है फंड, उसके बेसिस पे ही फंड को चूज करते हैं। सो टू प्रोटेक्ट देयर जॉब और उनकी फंड की थोड़ी रेपो बनाए रखने के लिए इन सारे ही फंड्स ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले पहले मार्केट्स में थोड़ा सा रिवर्सल लाया, जिससे वो जो ओवरऑल उनके रिटर्न्स नेगेटिव में थे उनको पॉजिटिव में ला पाए। नाउ बिफोर वी गो फॉरवर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक स्लाइटली मोर एक सीरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो, तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना, जहां पर मैं आपको टाइमली बेसिस पर मार्केट के रिगार्डिंग एनालिसिस प्लस मार्केट में जो डिफरेंट अंडर वैल्यू स्टॉक्स है उनके रिगार्डिंग एनालिसिस प्रेजेंट करता रहता हूं, जो कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो इफ यू वांट टू चेक आउट आवर मेंबरशिप कम्युनिटी, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर हमारे चैनल पेज पे जाकर आप उस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये जो अभी रिसेंट में एफआईआईस की बाइंग इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिली, इसके पीछे का रीजन क्या था। अब हम समझते हैं कि क्या आने वाले मंथ्स में भी इंडियन मार्केट्स में ये एफआईआईस की बाइंग हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। प्लस इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि बिफोर यू पुट एनी बिग मनी इनटू द मार्केट्स, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। तो अब इस चीज के आंसर के लिए भी सबसे पहले हम यूएस इकोनॉमी और यूएस मार्केट्स को ही देखेंगे, बिकॉज इस पे ही सोली डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले टाइम में हमारे मार्केट्स में एफआईआईस वापस से आएंगे कि नहीं। तो देखिए ये चीज तो हमें क्लियर हो रही है कि जिस तरीके से यूएस का यील्ड कर्व ऊपर जा रहा है, प्लस यूएस की इकोनॉमी में स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में रिसेशन आ सकता है। और न्यूज वगैरह में भी हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि रिसेशन के जो चांसेस है यूएस में वो 20 to 50% के हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि किसी भी एक बड़े फॉरेन इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूट के पास दो ऑप्शन है, एक तो वो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करे या फिर वो पैसे को ला के इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करे। तो ऐसे केस में वो कहाँ पर इन्वेस्ट करना प्रेफर करेगा। तो सबसे पहले अगर आप यूएस मार्केट की बात करोगे, तो यूएस मार्केट में अभी तक जो कितना भी करेक्शन हमें देखने को मिला है पिछले कुछ मंथ्स में, वो हमें सिमिलर ही देखने को मिला है एज कम्पेयर टू अगर हम इंडिया से कंपेयर करें इंडियन मार्केट से, तो इंडियन और यूएस मार्केट का जो करेक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऐसे में एक फैक्टर जो यूएस मार्केट में काफी हमें अभी कंसर्न जता रहा है वो ये है कि 2 अप्रैल से भले ही ट्रंप अपने जितने भी टैरिफ्स लाए उनको काफी ज्यादा मॉडरेट भी कर देते हैं, फिर भी अगर थोड़े बहुत भी टैरिफ्स लगते हैं तो ये चीज तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि जो चीज़ों के प्राइस हैं वो कहीं ना कहीं इंपैक्टेड रहेंगे, और गुड्स एंड सर्विसेज जो लोग यूज़ करते हैं उनके प्राइस कहीं ना कहीं तो बढ़ेंगे, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा उधर की नॉर्मल पब्लिक को, बिकॉज उनको इस चीज़ का ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। और अगर ऐसा रहेगा तो यूएस की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन वापस से थोड़ा इंक्रीज होगा और वहाँ की इकोनॉमी में ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ हमें ये तो समझ में आ रहा है कि यूएस मार्केट के केस में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अनसर्टेनिटी और जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर वो इंडियन मार्केट को चूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि हमारे केस में जो Q2 और Q3 के वीक रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे, ये ऑलमोस्ट मार्केट में फैक्टर इन हो चुके हैं। एंड मार्केट्स को ऑलरेडी ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो Q4 के भी रिजल्ट्स आएंगे वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे। एंड इसीलिए जो हमारे मार्केट्स की साइकिल होती है वो भी कुछ इसी तरीके से बिहेव करती है कि इकोनॉमिक साइकिल में जो होने वाला है उस चीज़ को मार्केट्स पहले से ही समझ के उसके रिगार्डिंग पहले से ही उसके अराउंड जो अपना रिएक्शन है वो दे देता है। यानी हमारे केस में जो Q4 के वीक रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे उसके अराउंड मार्केट ने उसको ऑलरेडी फैक्टर इन लगभग कर ही लिया है। बट इसके अगेंस्ट इंडियन इकोनॉमी में कुछ हमें ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं जो कि आज के टाइम में यूएस इकोनॉमी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा बेटर जगह स्टैंड कराते हैं। और वो फैक्टर्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए नो डाउट 2 अप्रैल को अगर ट्रंप ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करी जिससे टैरिफ्स वगैरह हाइक हुए इंडिया की किसी भी प्रोडक्ट वगैरह की सप्लाई पे, तो उससे कुछ कंपनी को नुकसान हो सकता है।
पर इसके अगेंस्ट ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इस रिस्क के साथ साथ एक पॉजिटिव फैक्टर ये भी है कि जैसे ही हमारा ये मार्च वाला मंथ एंड होगा, इसके बाद से जो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 12 लाख तक अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो सारा ही रूल अप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही वो रूल अप्लाई होगा तो इंडियन इकोनॉमी में जो पैसा है लोगों के पास वो ज़्यादा बचेगा, जिससे हमारे कंजप्शन में फर्दर रिकवरी आएगी। सेकंड चीज़, अगर राइट नाउ अगर हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर आप देखो, तो हमारा जो लास्ट मंथ का इन्फ्लेशन का नंबर रहा था, वो हमें वेल अंडर कंट्रोल देखने को मिल रहा था इन्फ्लेशन, जिस वजह से हमें रेट कट्स भी देखने को मिले थे। प्लस आरबीआई ने भी कई सारे लिक्विडिटी मेजर्स लिए थे, जहां पर 1 लाख से 2 लाख करोड़ के अराउंड जो रुपीज है वो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज किए गए थे। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि Q4 में भी हमें थोड़ा वीक ही क्वार्टर देखने को मिल सकता है, तो इस केस में इस चीज़ की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आगे आने वाले क्वार्टर यानी मंथ में भी हमें जो इन्फ्लेशन है वो इसी तरीके से फ्लैट देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होगा तो आरबीआई फर्दर अपने जो रेट कट्स है उसको आगे बढ़ा सकता है, जिससे फर्दर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो यानी अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी का जो आउटलुक है वो हमें यूएस इकोनॉमी के कंपैरिजन में बेटर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इवन अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो भी वो इन दो तरह की कंपनीज में ही अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें से सबसे पहले ऐसी कंपनीज जो कि सबसे पहले तो अपने सेक्टर की मार्केट लीडर हो, और सेकेंडली जिस पूरे ही ड्यूरेशन में जहां पर मेजर सारी ही कंपनी के केस में हमें करेक्शन देखने को मिला हो, वैसे ही उस कंपनी के केस में हमें कोई बहुत बड़ा मेजर करेक्शन देखने को ना मिला हो। बिकॉज ऐसी ही मार्केट लीडर कंपनीज होती हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट बुल रन को लीड करती हैं। और सेकेंडली वो ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं जिनके केस में भले ही उन कंपनीज का जो स्टॉक प्राइस है वो करेक्ट हो चुका हो, पर जहां पर बाकी सारी कंपनीज के केस में उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी वीकनेस देखने को मिल रही हो, वहीं इस कंपनी केस में इनके जो रेवेन्यू है और जो नेट प्रॉफिट्स है उनमें हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखनी चाहिए। बिकॉज ऐसी ही वो कंपनीज होती हैं जहां पर हमें मार्केट में जैसे ही रिकवरी देखने को मिलेगी, इन कंपनी केस में हमें एक वी शेप की रिकवरी देखने को मिलेगी। और इन दोनों ही टाइप की कंपनीज में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, और वो ये है कि इन सारी कंपनीज के केस में ईपीएस हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ होते हुए देखने को मिलना चाहिए। प्लस जो उस कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इन दोनों ही कंपनीज के यानी दोनों ही टाइप की कंपनीज के जो बिजनेस है उसको सपोर्ट करने चाहिए। नाउ मैं आपको तीन ऐसी कंपनीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे इन पैरामीटर्स पर परफेक्टली फिट बैठती है। और इस लिस्ट में हमारी सबसे पहली कंपनी आती है बजाज फाइनेंस। अब देखिए, आई नो कि जब भी हम बजाज फाइनेंस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कोई एक्साइटमेंट नहीं आता है स्टॉक को लेके, बिकॉज सबसे पहले तो ये कंपनी ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस कि जो कंजम्पशन स्टोरी एक्चुअली में प्ले आउट होने वाली है इंडिया में आगे आने वाले टाइम में, उस कंजम्पशन स्टोरी के अकॉर्डिंग प्लस जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी राइट नाउ ट्रेड कर रही है उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी बैट हो सकती है मार्केट में सारे एफआईआईज के लिए। क्यों, चलिए उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखोगे इंडिया के, तो इंडिया में जो स्मॉल टिकट साइज पर्सनल लोन्स की ग्रोथ रही है वो 2017 से लेकर 2024 के बीच में 48 टाइम्स से इंक्रीज हुई है। और इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली ये है कि इस पूरे ही लोन ग्रोथ में जो शेयर रहा है एनबीएफसी का, वो 2017 में जो 18% था वो 2024 में बढ़ के 82% के राउंड हो गया है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझने वाली ये है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में जहाँ हमने देखा कि इंडिया के सारे कंजप्शन में स्लो डाउन देखने को मिला, वहीं पर ये जो पूरा ही स्मॉल टिकट साइज पर्सनल लोन का सेगमेंट था इसमें हमें लगातार फिर भी ग्रोथ देखने को मिली। और इस पूरे ही सेगमेंट में अगर आप एक अनडिस्प्यूटेड किंग की बात करते हो तो वो आ जाता है बजाज फाइनेंस। लेट मी टेल यू, बजाज फाइनेंस आज के टाइम कंज्यूमर लोन के हर एक सेक्टर में वर्क कर रहा है, और ऐसे सेक्टर जिनके बारे में शायद आपको पता भी ना हो। तो चाहे आप कंज्यूमर लोन्स देख लो, एसएमई लोन्स देख लो, कमर्शियल लोन्स देख लो, रूरल डिपॉजिट्स पेमेंट्स, या जितने भी तरह की सर्विस देख लो, सब में ही आज के टाइम बजाज फाइनेंस काम कर रहा है और काफ़ी इफेक्टिवली ग्रो भी कर रहा है। और इस चीज़ का आप इम्पैक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस के थ्रू ही देख सकते हो, जहाँ पर अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी जाओ तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का बेस इतना बड़ा होने के बावजूद जिन पूरे ही क्वार्टर्स में हमें बाकी सारी कंपनीज के केस में ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिला, भाई इस कंपनी के केस में अगर आप रेवेन्यू देख लो तो वो कंसिस्टेंटली अपने पेस से ग्रो हुआ है। हमें इंटरेस्ट भी कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, जहां पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है कि वो जून 2024 के क्वार्टर में स्लो डाउन हुआ था। और कंपनी के जो ईपीएस है उसमें भी हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके अगेंस्ट अगर आप कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखोगे तो उसमें हमें काफ़ी बड़ा लॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिला है, जहां पर सितंबर 2021 में कंपनी ने लास्ट टाइम अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 7500 के राउंड का। एंड वहाँ के बाद अभी रिसेंटली हमें फरवरी के मंथ में ही ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिला। पर अब सवाल आता है कि अगर कंपनी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो किया है इन सालों में, तो फिर कंपनी के केस में हमें जिनका पूरा ही स्टॉक प्राइस में ग्रोथ है वो देखने को क्यों नहीं मिली। तो देखिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि किसी भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो केवल उसकी पास्ट या करंट की अर्निंग्स नहीं बल्कि उसकी फ्यूचर की अर्निंग्स को एंटिसिपेट करके पहले से ही उसके अकॉर्डिंग अपनी ग्रोथ शो कर देता है। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कंपनी के इसमें जिनका स्टॉक प्राइस है उसने हमें मई 2020 में, जो कि 2000 के राउंड चल रहा था स्टॉक प्राइस, वो जंप करके 7500 का मार्क टच कर देता है अक्टूबर 2021 में, यानी केवल एक साल में ही। पर क्या इस एक साल में इसके अगेंस्ट कंपनी के प्रॉफिट्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ग्रो किए?
तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हो कि मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 के बीच में तो कोविड के इम्पैक्ट की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट उल्टे फॉल ही हुए थे और रेवेन्यू हमें फ्लैट देखने को मिल रहे थे। बट फिर जब हमें मई मार्च 2022 का रिजल्ट देखने को मिला तो उस ड्यूरेशन में कंपनी के जो रेवेन्यू है वो बढ़े और कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिला। बट स्टिल ये जो हमें प्रॉफिट्स में जंप देखने को मिला ये इतना ज़्यादा नहीं था कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस थ्री एक्स जंप किया था, मोर देन 3x, इसको जस्टिफाई कर पाए। एंड इसी वजह से आप देख सकते हो उस पूरी ड्यूरेशन में कंपनी का जो पीबी रेशियो पहले 5 के राउंड था वो जंप करके 12 के राउंड चला गया और इस पूरी ड्यूरेशन में कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई। अब जब ऐसा हुआ तो कंपनी का स्टॉक प्राइस उस ड्यूरेशन में वहाँ पर कंसोलिडेट किया, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि अब कंपनी की जब अर्निंग्स उस पूरे ही स्टॉक प्राइस के जो हमें रैली देखने को मिला उसके अराउंड उसको फैक्टर इन कर लेगी, फिर ही फर्दर अपना कंपनी स्टॉक प्राइस बढ़ना चालू होगा। और ऐसा ही हमें देखने को मिला कि स्टॉक प्राइस जब उस पूरी ड्यूरेशन में कंसोलिडेट करता रहा तो उस ड्यूरेशन में ईयर इन ईयर और इवन क्वार्टर इन क्वार्टर कंपनी के केस में अर्निंग्स में और जो नेट प्रॉफिट्स वगैरह है उसमें हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली। जहां मार्च 2022 में हमें 11,000 करोड़ की प्रॉफिट देखने को मिला और इवन मार्च 2024 में 14,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। बट अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी हुई कि जब कंपनी के केस में ये प्रॉफिट्स आते रहे और कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी लंबे टाइम तक रन अप नहीं दिया, तो ऐसे केस में कंपनी का जो पीबी रेशो है वो उनके नॉर्मल पीबी रेंज यानी उनकी जो मीडियन पीबी रेंज है 8 की, उसके नीचे आने के बावजूद जब स्टॉक प्राइस ने ग्रोथ नहीं दिखाई तो पीबी और नीचे आता गया। और आज के टाइम सिचुएशन ये है कि कंपनी का जो करंट पीबी रेशो चल रहा है वो इक्विवेलेंट चल रहा है उस रेंज के जो कि हमें कंपनी के कोविड के फॉल की ड्यूरेशन में रेंज देखने को मिली थी। और इवन पास्ट में जब 2017 के अराउंड कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी बड़े लेवल पर फॉल हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते, उसकी ड्यूरेशन में इसी ड्यूरेशन के अराउंड कंपनी का जो पीबी रेशियो वो आया था। अब इसके बाद हमारी सेकंड कंपनी का नाम आता है स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस कंपनी को हमने क्यों सिलेक्ट किया है, तो देखिए टू टाइप ऑफ कंपनीज में जो कि मैंने आपको सेकंड टाइप ऑफ कंपनी बताई थी, जिससे केस में मैंने आपको बताया था कि भले ही कंपनी का स्टॉक प्राइस फॉल हो चुका हो मार्केट करेक्शन के चलते, पर कंपनी के केस में क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ईयर की जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिली हो, उस रेंज में ये कंपनी बिलोंग करती है। और सेकेंडली इस कंपनी का जो बिजनेस भी है वो इंडिया के आगे आने वाले टाइम में जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड होने वाले हैं उसको फुली सपोर्ट करता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कंपनी करती क्या है, तो देखिए ये कंपनी स्पेशलाइज टाइप ऑफ स्विच गियर्स बनाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होते हैं। और इनके जो स्विच गियर्स हैं वो डेटा सेंटर्स और पावर ग्रिड्स वगैरह में यूज़ होते हैं, बिकॉज ये ऐसी डेलिकेट जगह है जहाँ पर अगर छोटा सा भी इलेक्ट्रिकल स्पार्क होता है तो उसके केस में काफ़ी बड़ा डैमेज हमें देखने को मिल सकता है। और इस पूरी सिचुएशन में कंपनी एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और इनके जो प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स हैं वो ईजिली रिप्लेसेबल नहीं है। अब देखिए अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स की बात करो जो कि इन कंपनीज के फेवर में है, तो सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड तो यही है कि हमें सभी को पता है कि इंडिया एज अ कंट्री जहां पर हमारा डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, हमारी जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी तेजी से बढ़ने वाली है। अब पावर की रिक्वायरमेंट चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी हो या फिर कोल वगैरह से पूरी हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए तो पावर ग्रिड्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। और जहां पर पावर ग्रिड्स की बात आएगी वहां पर इन कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होंगे। सेकेंडली जो डेटा सेंटर एज अ कंपोनेंट काफी ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है इंडिया में, वो डेटा सेंटर्स में ये कंपनी एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है जो कि आज के टाइम काफी सारी कंपनीज जो है वो अडॉप्ट कर रही हैं जो कि डेटा सेंटर वाली स्पेस में वर्क करती हैं। और थर्डली आपने ये न्यूज़ तो सुन ली होगी कि इस बार हमें इंडिया में वन ऑफ द हॉटेस्ट समर देखने को मिलने वाली है। और इस पूरी न्यूज़ के चलते जहां पर बाकी सारे लोग एसी के कंपनीज या फिर एसी के कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर ये चीज़ भी सर्टेन है कि अगर एसी ज़्यादा यूज होंगे तो पावर का यूज ज़्यादा होगा और ऐसे में इस कंपनीज के जो प्रोडक्ट है उनका भी यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा। अब मैं आपको कंपनी की वैल्यूएशन और बिजनेस की परफॉर्मेंस पे लेके चलता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 30% के अराउंड करेक्ट हो चुका है। इसके अगेंस्ट अगर आप ये देखो कि क्या ये करेक्शन कंपनी की बिजनेस की वीक परफॉर्मेंस की वजह से आया है, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी का जो पूरा ही बिजनेस है उसमें हमें सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। एक्सपेंसेस भले ही इंक्रीज हुए हों, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें मार्च 2021 2022 से लेकर लगातार हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और एक बार जब कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबल हुआ था पहली बार मार्च 2022 में, उसके बाद से नेट प्रॉफिट में हमें कंसिस्टेंटली काफी अच्छी ग्रोथ प्लस ईपीएस में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यही रीजन है कि क्योंकि कंपनी की इस तरह की ग्रोथ के बावजूद स्टॉक प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिला, इसी वजह से कंपनी का जो करंट पीईजी रेशियो है वो हमें 0.57 का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप केवल पी रेशियो को देखोगे तो यहाँ पर आपको देख के लगेगा कि यार पी रेशियो वाइज तो कंपनी का जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा महंगा में देखने को मिल रहा है। और इसके अगेंस्ट अगर आप कंपनी के केस में रिलेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी में जो प्रोमोटर्स है उनकी होल्डिंग पहले से ही कांस्टेंट रही है। वहीं एफआईआई जिनकी होल्डिंग मार्च 2022 में केवल 0.27% की थी, वो हर एक क्वार्टर में कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है। इसके साथ ही डीआईआई की भी होल्डिंग कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है क्वार्टर एंड क्वार्टर।
और वहीं पर इसके अगेंस्ट पब्लिक की होल्डिंग लगातार हर एक क्वार्टर में हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड कंपनी है वो हॉस्पिटल सेक्टर से बिलोंग करती है और इस कंपनी का नाम है मैक्स हेल्थ केयर। अब इस स्टॉक के बारे में रिसेंटली एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी अपनी रिसेंट जो रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने अपनी 2025 को लेकर लेटेस्ट बेट्स के बारे में बात करी है, उस रिपोर्ट में डिटेल में बात करी है, जहां पर उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में इंडिया का जो हॉस्पिटल सेक्टर है उसमें हमें काफी अच्छे टेलविंड्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जो मार्जिन में हमें लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन कंपनी के केस में, ये हमें आगे और भी फर्दर देखने को मिल सकता है। और इस पूरी रिपोर्ट के चलते मैंने इंडिया के हॉस्पिटल सेक्टर में जितने भी मेजर कंपनीज है लाइक मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टेज या फिर नारायणा हरिदयाल जैसी कंपनीज, इन कंपनीज को डिटेल में साइड बाय साइड कंपेयर किया है, जहां पर मैंने इनकी बिजनेस सेक्टर्स के एक एक चीजों को कंपेयर किया है, प्लस कंपनीज की वैल्यूएशन को भी आपस में कंपेयर किया है, जिससे आप खुद ये फाइंड कर पाओ कि इन सारी कंपनीज में बेस्ट कंपनी कौन सी हो सकती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस वीडियो को अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा। एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। एंड हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।